हेलो बच्चों, दिस इज़ योर एजुकेटर मुस्कान शर्मा फ्रॉम विद्यापंत एकेडमी। वेलकम टू आवर वन शॉट रिवीजन सीरीज। और आज हम लोग रिवाइज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन किस तरीके से मेंटेन रहता है। हमारी बॉडी में जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था लाइफ प्रोसेस चलते हैं, तो उन प्रोसेसेस को कंट्रोल किस तरीके से किया जाता है और वो एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा साथ साथ में हम प्लांट्स के अंदर किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है वो चीज़ें भी देखेंगे। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ नॉर्मल टर्म्स देखेंगे जो कि इस चैप्टर में बार बार में रिपीट होंगी, जैसे कि स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है? कोई भी चेंजेस एनवायरनमेंट में जिसके लिए लिविंग बीइंग रिस्पोंड करता है उसको हम स्टिमुलस बोलते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज जिसके लिए कोई ऑर्गेनिज्म रिस्पोंड करेगा उसको हम स्टिमुलस बोलते हैं। जैसे कि कुछ भी सेंसेशन हो सकती है, स्टिमुलस हो सकता है कोई भी गर्म चीज़ है, अगर हीट है, कोल्ड है, ये सब सेंसेशंस हैं। ठीक है, ये क्या करेंगी, हमें स्टिमुलेट करेंगी। ठीक है, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच, ये सब क्या होती है, ये सभी स्टिमुलस का काम करती हैं। ठीक है, तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्टिमुलस के लिए रिस्पोंड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बॉडी मूवमेंट। बॉडी को किसी तरीके से मूव करके लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उस स्टिमुलस के लिए रिस्पोंड करते हैं। तो ये पहली चीज़ तो थी स्टिमुलस। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, कोई स्टिमुलस मिली है, अब हमारी बॉडी उसके लिए रिस्पोंड करेगी, तो उसके लिए रिस्पोंड करने के लिए बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करना पड़ेगा, उसी को हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। सो फॉर अ प्रॉपर रिस्पॉन्स ऑफ अ स्टिमुलस मैनी ऑर्गन्स इन द बॉडी शुड वर्क टुगेदर। ठीक है, द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स in an organism to produce a proper response to a stimulus is called कोऑर्डिनेशन। तो जो बॉडी हमारी एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके सारे ऑर्गन्स जो रिस्पोंड करते हैं किसी स्टिमुलस के लिए उसी को हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है ये बॉडी में दो सिस्टम्स की हेल्प से होता है। पहला हमारा नर्वस सिस्टम है एंड द सेकेंड वन इज एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो पहले वी विल डिस्कस नर्वस सिस्टम और उसके बाद हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं ह्यूमन बींग्स में, इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम CNS भी बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेकेंड हमारे पास आ जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारा, इसमें दो चीज़ें आती हैं। फर्स्ट वन इज ब्रेन एंड द सेकेंड वन इज स्पाइनल कोड। ये दो चीज़ें आती हैं हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसके अंदर हमारी न्यूरॉन्स आ जाती हैं, जो हमारी नर्व सेल्स होती हैं न्यूरॉन्स, वो, या फिर हम बोल सकते हैं नर्व्स। यानी कि एक तरीके से जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है इसका काम होता है हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जोड़ने का। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो तरीके की न्यूरॉन्स आती हैं हमारी। एक तो हमारी सेंसरी न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन सेंस करने का काम करती है, सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक सिग्नल ले जाने का काम करती है। और दूसरी हमारी आ जाती है इसमें मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का काम होता है प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है उसको इफेक्टर तक, यानी कि उस ऑर्गन तक लेके जाना जिसको कि रिस्पोंड करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा नर्वस सिस्टम इन दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। अब एक एक करके इन सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में।
तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जैसा कि मैंने अभी बताया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम होता है बॉडी के सारे पार्ट्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड से जोड़ना, उससे लिंक करना, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी से मिल रही है, जो भी मैसेज मिल रहा है, वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक हम पहुंचा सकें, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है उसको ऑर्गन्स को लाकर वापस दे दें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ज्वाइन करेगा। दूसरी चीज़, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर 12 पेयर होते हैं क्रेनियल नर्व के। क्रेनियल नर्व वो होती हैं जो कि हमारे ब्रेन से निकलती हैं, ठीक है। एंड देयर आर 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व, ठीक है। स्पाइनल नर्व जो कि स्पाइनल कोड से निकलती है, यानी कि क्रेनियल नर्व का काम होगा ब्रेन से सिग्नल को लेके आना और ब्रेन में सिग्नल को लेके जाना। वहीं जो स्पाइनल नर्व है उनका काम है स्पाइनल कोड तक सिग्नल को लेके जाना और स्पाइनल कोड से प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को लेके आना। तो जो हमारी दो तरीके की नर्व्स होती हैं, जो कि ये हमारी क्रेनियल नर्व और इसमें आती हैं, मैंने अभी बताया, जो दो तरीके की न्यूरॉन से मिलकर नर्व बनाती हैं। सो द फर्स्ट वन इज सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी में आगे है सेंस, ठीक है, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है, सेंसरी नर्व का काम क्या है, सेंस करना, किसी भी इंफॉर्मेशन को सेंस करना। तो हमारी बॉडी के अंदर सेंस ऑर्गन्स होते हैं 5, है ना, हमने हमेशा पढ़ा है देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। तो ये जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं इनके अंदर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। इन रिसेप्टर का काम क्या है, उसको सेंस करना, जो भी बाहर से स्टिमुलस मिल रही है उसको सेंस करना। अगर टच है तो उसको सेंस करने के लिए हमारी स्किन है, अगर हमें कुछ दिखाई दे रहा है, विजुअल दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए हमारी आईज है। किसी टेस्ट के लिए, किसी चीज़ को टेस्ट करने की सेंस के लिए हमारे पास टंग होती है, सेंस ऑर्गन। कुछ आवाज़ है उसको सुनने के लिए हमारे पास कान है, ठीक है। इस तरीके से बॉडी में सेंस ऑर्गन्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो सेंसरी नर्व का काम क्या है, सेंस ऑर्गन्स के अंदर जो रिसेप्टर होते हैं उससे सिग्नल को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लेके आना। और जो हमारी मोटर नर्व है, मोटर नर्व का काम क्या है, जो प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोवाइड करेगा, उस प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वापस लेके आना इफेक्टर तक। इफेक्टर कैन बी अ ग्लैंड और अ मसल, यानी कि जो सिग्नल है वो या तो किसी ग्लैंड को मिलेगा या फिर किसी मसल को मिलेगा, ताकि हम उस स्टिमुलस के लिए रिस्पोंड कर सके, ठीक है। तो भी यहाँ पे मैंने 2 टर्म्स यूज करी हैं, एक तो मैंने बोला रिसेप्टर और दूसरा मैंने बोला इफेक्टर। तो ये चीज़ें क्या होती हैं वो थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं हम लोग। तो जो रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन में। मैंने अभी बताया दैट रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन आवर सेंस ऑर्गन, जिनका काम क्या है, स्टिमुलस को रिसीव करना और उसको पास कर देना कहाँ पे, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कोड में विद द हेल्प ऑफ सेंसरी नर्व्स। तो एग्जाम्पल कुछ जैसे कि आइज के अंदर प्रेजेंट होते हैं फोटो रिसेप्टर, ठीक है, जो कि लाइट को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं हमारी नोज में, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल। एंड द थर्ड वन गस्टेटो रिसेप्टर। गस्टेटो रिसेप्टर हम बोलते हैं टेस्ट रिसेप्टर्स को, ठीक है, टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं, ठीक है, उनका काम क्या है, टेस्ट की सेंस के लिए होते हैं, वो हमारी टंग पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आर इफेक्टर्स। इफेक्टर क्या है, कोई मसल भी हो सकती है इफेक्टर, कोई ग्लैंड भी हो सकता है, जिसका काम क्या है, इंफॉर्मेशन जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आ रही है उसी के अकॉर्डिंगली रिस्पोंड करना। सो दीज आर द मसल्स एंड ग्लैंड्स विच रिस्पोंड टू द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड थ्रू द मोटर नर्व्स, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करती हैं जो कि मोटर नर्व लेके आ रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूरॉन के बारे में। अभी हमने नर्व पढ़ा तो मैंने बोला कि नर्व जो है वो बहुत सारी नर्व सेल्स यानी कि न्यूरॉन से मिलके बनी होती है। तो अब अगली चीज़ हमें देखनी है कि जो न्यूरॉन है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। पहली चीज़ तो जो न्यूरॉन होती है, जो नर्व सेल होती है, ये हमारे नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है। अब ये जो नर्व होती है हमारी, न्यूरॉन जो होती है, ये 3 पार्ट्स होते हैं, इसके अंदर 3 पार्ट से मिलके बनी होती है। फर्स्ट वन इज सेल बॉडी, देन एक्सोन एंड एक्सोन टर्मिनल। अगर इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन का। इसमें जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। यहाँ से लेके यहाँ तक वाला जो रीजन है ये हमारी एक्सोन होती है, और जो ये वाला रीजन है इसको हम बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे हैं सेल बॉडी की,
तो जो सेल बॉडी है हमारी, इसके अंदर प्रेजेंट होता है एक तो न्यूक्लियस, ये रहा, ठीक है, और साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर। ये जो सेल बॉडी है इसके लिए हम एक दो टर्म्स और यूज़ करते हैं, इसको साइटोन भी बोलते हैं और इसको सोमा भी बोला जाता है, ठीक है। अब जो हमारी सेल बॉडी है इसमें हमें ये स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं ना, फाइबर लाइक, जिनको हम बोलते हैं डेंड्राइट। डेंड्राइट का काम क्या होता है, आगे इसके अगर कोई सेंस ऑर्गन है तो उसके रिसेप्टर से सिग्नल रिसीव करेगा, या फिर कोई अगर दूसरी न्यूरॉन है इस न्यूरॉन के आगे तो उससे सिग्नल रिसीव करने का काम करता है। यानी कि इसके ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि स्टिमुलस को सेंस करने का काम करते हैं। आगे से जो भी सिग्नल आ रहा है, चाहे वो किसी न्यूरॉन से आ रहा है, चाहे वो किसी मसल से मिल रहा है, इसको सेंस ऑर्गन से मिल रहा है, उसको रिसीव करने का काम करता है कौन, डेंड्राइट। और ये डेंड्राइट उस सेंस की हुई इंफॉर्मेशन को भेज देता है एक्सोन के अंदर। अब वो इंफॉर्मेशन इस एक्सोन के अंदर ट्रेवल करती है और ट्रेवल करती हुई पहुंचती है नर्व एंडिंग में, जिसको हम एक्सोन टर्मिनल बोलते हैं। अब ये एक्सोन टर्मिनल में इस तरीके से ये कुछ नोब्स दिखाई दे रही हैं, सिग्नल यहाँ पहुंचता है और इन्हीं नोब्स की हेल्प से ये सिग्नल आगे ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है। ये सिग्नल आगे भेजेगी, मतलब कि इसी पार्ट की हेल्प से जो न्यूरॉन है इस सिग्नल को आगे भेजेगी। हो सकता है ये किसी इफेक्टर को सिग्नल दे, या फिर हो सकता है कि ये अगली किसी न्यूरॉन को सिग्नल दे, डिपेंडिंग अपॉन इट्स पोजीशन के ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अगर इफेक्टर के पास प्रेजेंट है तो ये इफेक्टर को सिग्नल देने का काम करेगी, लेकिन अगर किसी न्यूरॉन के पास प्रेजेंट है तो ये अगली न्यूरॉन को सिग्नल देने का काम करेगा। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है हमारी न्यूरॉन का। इसके अलावा हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो एक्सोन है इसके ऊपर एक कवरिंग बनी हुई है, ठीक है। हमें ये कवरिंग दिखाई दे रही है एक्सोन के ऊपर, इस कवरिंग को हम बोलते हैं माइलिन शीथ, ठीक है। इस कवरिंग को हम बोलते हैं माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ है कि इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है। ये चीज़ इंश्योर करता है कि जो सिग्नल है वो इस न्यूरॉन के अंदर ही ट्रैवल करे, न्यूरॉन से बाहर निकल कर ना जाए, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है हमारी न्यूरॉन का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब नर्व इम्पल्स क्या है, जो सिग्नल हमारी नर्व के अंदर या फिर हम बोल सकते हैं न्यूरॉन के अंदर जो सिग्नल ट्रैवल कर रहा है उसी को हम नर्व इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। सो द मैसेज पास थ्रू वन न्यूरॉन टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल कॉल्ड नर्व इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे होगा, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। तो वो जो ट्रांसमिशन है वो केमिकल की फॉर्म में भी हो सकता है और इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है। तो ये जो नर्व इम्पल्स है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास किया जाता है। तो दो न्यूरॉन्स के बीच का जो जंक्शन होता है उसको हम साइनेप्सिस बोलते हैं। कैसा होता है साइनेप्सिस, लेट्स सपोज कि ये हमारी पहली न्यूरॉन का एक्सोन टर्मिनल है। यहाँ पे इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर देखा था ना हमने, यहाँ पे इस जगह पे हमने ये जो स्ट्रक्चर देखा था, ये जो साइनेप्टिक नोब थी यही यहाँ पे है, ठीक है। और इसके आगे हमारी है अगली न्यूरॉन, इस तरीके से अगली न्यूरॉन का डेंड्राइट यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये है नेक्स्ट न्यूरॉन का डेंड्राइट और ये पहली वाली जो न्यूरॉन थी उसकी साइनेप्टिक नोब है। तो ये एक जंक्शन बन रहा है इन दोनों के बीच में, इस रीजन में एक जंक्शन बन रहा है इन दोनों के बीच में, मतलब जो पहले वाली न्यूरॉन थी और जो अगली वाली न्यूरॉन है जिसके पास सिग्नल जाएगा, उन दोनों के बीच में जो जंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं साइनेप्सिस, ठीक है। इस जंक्शन को हम बोलते हैं क्या, साइनेप्सिस, यानी कि द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज नोन एज साइनेप्सिस। अब इस साइनेप्सिस के अंदर जो सिग्नल है केमिकल की फॉर्म में भी ट्रांसमिट हो सकता है और इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में भी ट्रांसमिट हो सकता है। जनरली क्या होता है, ऊपर से जो सिग्नल आ रहा है वो आ रहा है किसी इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से जो सिग्नल है वो कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल केमिकल की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे कुछ वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी साइनेप्टिक नोब है इसके अंदर इस तरीके से कुछ वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं साइनेप्टिक वेसिकल, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको हम, साइनेप्टिक वेसिकल। इन साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर कुछ केमिकल फील्ड होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। इन साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर इस तरीके से कुछ केमिकल भरा हुआ होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, यहाँ पे। तो इसके अंदर क्या है,
न्यूरोट्रांसमीटर है। जब कभी भी ऊपर से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आती है तो उस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से सिग्नल मिलता है किसको, हमारे इन साइनेप्टिक वेसिकल को। ये साइनेप्टिक वेसिकल अपने इस न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर देते हैं बाहर। ये जो साइनेप्सिस वाला रीजन है ना, यहाँ पे ये इसको रिलीज कर देंगे। और इसको सेंस करने का काम कौन करेगा, ये डेंड्राइट, यानी कि जो न्यूरोट्रांसमीटर था ये बाइंड कर जाएगा किसके ऊपर, डेंड्राइट के ऊपर। डेंड्राइट से अटैच हो जाएगा, जिससे कि जो सिग्नल इस वाले न्यूरॉन में ट्रैवल कर रहा था अब वो सिग्नल कहाँ पे आ जाएगा, इस अगली वाली न्यूरॉन के अंदर। तो कुछ इस तरीके से सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है, नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। ठीक है, तो जो डेंड्राइट है वो क्या करेगा, वो केमिकल को सेंस करने का काम करता है। जो हमारी एक्सोन टर्मिनल है वो एक केमिकल को रिलीज करेगा विच इज न्यूरोट्रांसमीटर, और उसी केमिकल को, उसी न्यूरोट्रांसमीटर को सेंस करने का काम कौन करेगा, डेंड्राइट करेगा। और ऐसे ही दोबारा से वो क्या करेगा, इस सिग्नल को अगली न्यूरॉन को भेज देता है। इसी तरीके से प्रोसेस चलता रहता है। तो जो ये केमिकल है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। अगली चीज आ जाती है ब्रेन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमने देख लिया। अब अगली चीज़ है हमारे पास, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारा खत्म। अब अगला टॉपिक हमारे पास आ जाता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें पहले आता है ब्रेन। तो जो हमारा ब्रेन होता है, हमें पता है बॉडी का मेन कोऑर्डिनेटिंग एंड इंटीग्रेटिंग सिस्टम है, क्योंकि पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेटिंग मैनर में काम करवाता है। दूसरी चीज़, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती हैं अलग अलग सेंस ऑर्गन से, जैसे कि अगर हम कुछ खाना खा रहे हैं तो हमें वो खाना दिखाई दे रहा है, उसकी स्मेल भी आ रही है, उसका टेस्ट भी आ रहा है। तीन तीन रिसेप्टर काम कर रहे हैं, हमारे फोटो रिसेप्टर भी, हमारे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर भी, हमारे गस्टेटो रिसेप्टर भी। तो इन तीनों रिसेप्टर से जो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में गई है, ब्रेन क्या करेगा, उन सारी इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट करेगा और एक हमें प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन, प्रोसेस्ड मैसेज वापस देगा कि इस खाने को खाना है या फिर इस खाने को नहीं खाना है। ठीक है, तो उसी को हम क्या, इसी वजह से हम ब्रेन को क्या बोलते हैं कि मेन कोऑर्डिनेटिंग और इंटीग्रेटिंग सेंटर होता है हमारी बॉडी का। तो अब अगर हम ब्रेन की बात करें तो सबसे पहले विल टॉक अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का। तो इसकी प्रोटेक्शन जो है ब्रेन की, दो चीज़ें होती हैं जो कि करती हैं। फर्स्ट वन इज क्रेनियम। क्रेनियम क्या है, हम बोलते हैं ब्रेन बॉक्स। ये जो रीजन होता है ना, स्कल, ये पूरा हमारा स्कल है, इसमें जो ऊपर वाला ये पार्ट है इसको हम क्रेनियम बोलते हैं, ब्रेन बॉक्स जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो ये जो ब्रेन बॉक्स होता है, इस ब्रेन बॉक्स को बनाने का काम करती हैं टोटल 8 बोन्स। 8 बोन्स होती हैं जो कि आपस में फ्यूज होती हैं टू फॉर्म दिस ब्रेन बॉक्स। अब ये हार्ड कवरिंग, ये जो क्रेनियम है, ये बना रहता है ताकि हमारा ब्रेन इसके अंदर प्रोटेक्टेड रहे, ताकि कोई एकदम से, मान लो कोई चीज़ सिर पे लगती है तो वो सीधा हमारे ब्रेन को इफेक्ट ना करे। बीच में हमारी ये जो बोन्स होती हैं ये उसका प्रोटेक्शन करने का काम करती हैं। देन अगली प्रोटेक्शन आती है मेनिंजेस। ठीक है, अगर ब्रेन का हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से, ये हमारा क्रेनियम है, स्कल है। ठीक है, इसके अंदर देखो ये लेयर्स दिखाई दे रही हैं, ये लेयर्स। तो ये जो 3 लेयर हमें देखने को मिल रही है ना, इनको हम बोलते हैं मेनिंजेस। ठीक है, देयर आर टोटल 3 लेयर्स जो कि क्या करती हैं, ब्रेन का प्रोटेक्शन करने का काम करती हैं। अब इन लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है विच इज नेम्ड एज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, इस फ्लूइड का नाम होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसका काम क्या है, जिसका काम है ब्रेन को मैकेनिकल शॉक से बचाना। ठीक है, मैकेनिकल शॉक से बचाने का काम होता है। तो ये 3 मेनिंजेस होती है यहाँ पे। फर्स्ट वन इज ड्यूरामेटर, जो कि सबसे बाहर वाली होती है, आउटर मोस्ट। मिडल वाली को हम बोलते हैं अरैक्नोइड। ठीक है, एंड द इनर मोस्ट इज नोन एज पायामीटर। सबसे अंदर वाली जो मेनिंजेस होती है उसका नाम होता है पायामीटर। तो ये 3 मेनिंजेस होती हैं जिसके अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है और इनका काम होता है ब्रेन का प्रोटेक्शन करना। तो अब अगली चीज़ आ जाती है, प्रोटेक्शन की बात तो हो गई है, अब बात करते हैं हम ब्रेन के स्ट्रक्चर की। तो जो हमारा पूरा ब्रेन होता है उसके टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज फोर ब्रेन, सेकेंड वन इज मिड ब्रेन एंड द थर्ड वन इज हाइंड ब्रेन। ये टोटल 3 पार्ट्स होते हैं किसके, हमारे ब्रेन के। इनके और भी अलग अलग सब पार्ट्स होते हैं, लेकिन मेन 3 पार्ट ये होते हैं ब्रेन के। अब जो हमारा फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन मेन थिंकिंग सेंटर होता है हमारी ब्रेन का। ठीक है, जो फोर ब्रेन है वो आगे 5 पार्ट से मिलके बना होता है। इसके 5 और पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, सेरेब्रम, लिम्बिक सिस्टम, एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ये 5 पार्ट्स होते हैं। तो जो हमारा सेरेब्रम है ये ब्रेन का मेन थिंकिंग सेंटर होता है, और
फोर ब्रेन का काम होता है सारे वॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करना। वॉलेंट्री एक्शंस जो कि हम वॉलेंट्रीली अपनी मर्जी से करते हैं, कि हमें अगर चलना है हम अपनी मर्जी से चलेंगे, ठीक है। हम वो काम सोच के कर सकते हैं कि हाँ चलना है तो हमें चलना है, कोई चीज़ हमें खानी है तो वो हम खाएंगे, ठीक है। अगर हमें कोई मूवी देखनी है तो वो हम अपनी मर्जी से देखेंगे। यानी कि वॉलेंट्रीली जितने भी काम होते हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हमारा फोर ब्रेन। So it is the thinking part of the brain and controls voluntary actions, ठीक है। अच्छा, अब जितनी भी सेंसेस होती हैं टच वगैरह की, टच, स्मेल, हियरिंग, टेस्ट, साइट, ये सब कहाँ पे आती है? हमारे फोर ब्रेन में ही आती है। ये इन सबको कंट्रोल करने का काम करता है। सोचना, कुछ याद करना, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने का काम इसी का होता है, ठीक है। थिंकिंग, लर्निंग, मेमोरी, इमोशंस, ये सारे काम इसी के होते हैं। जो सोचने का और लर्निंग का, यानी कि थिंकिंग और लर्निंग का काम है, इसका मेन सेंटर होता है सेरेब्रम। और जो ये मेमोरी का और इमोशंस का होता है, इसका मेन होता है लिम्बिक सिस्टम। और जो हमारे थैलेमस, एपिथैलेमस हैं, ये भी डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं। जैसे कि हमारा हाइपोथैलेमस जो है उसका काम होता है थर्मो रेगुलेशन का, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करके रखना। थर्मो रेगुलेटरी सेंटर हाइपोथैलेमस में होता है। हमारे हंगर को, हमारी सटाइटी यानी कि भूख लगना, या फिर फुलनेस की जो एक फीलिंग होती है, इन सबको कंट्रोल करने का काम हाइपोथैलेमस का होता है। तो इस तरीके से हमारे जो फोर ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स हैं ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। सेकेंड पार्ट इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है, पहली चीज तो इसका काम होता है फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को जोड़ना, ठीक है। इसका काम है फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों को लिंक करना। दूसरी चीज जो हमारा मिड ब्रेन है, ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है और रिफ्लेक्स मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। रिफ्लेक्स मूवमेंट जो कि एकदम से होती है अनकॉन्शियसली, ठीक है। सडनली और अनकॉन्शियसली जो कि मूवमेंट होती है, जैसे कि मान लो कोई गर्म चीज पे हमारा हाथ टच हो गया तो एकदम से पीछे आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे एक्शंस को हम रिफ्लेक्स एक्शंस बोलते हैं। तो इनवॉलेंट्री एक्शंस और जो रिफ्लेक्स रिस्पॉन्सेज, रिफ्लेक्स मूवमेंट्स होती है, उन सबको कंट्रोल करने का काम करता है कौन? मिड ब्रेन। थर्ड पार्ट इज हाइंड ब्रेन। अब जो हाइंड ब्रेन है ये भी फर्दर तीन पार्ट से मिलके बना है, विच आर सेरेबेलम, पोन्स एंड मेड्यूला। सेरेब्रम और सेरेबेलम में डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे है सेरेबेलम, पोन्स एंड मेड्यूला। तो जो हमारा सेरेबेलम है, इसका काम होता है हमारी बॉडी को, पोस्चर को मेंटेन करके रखना। हम अगर एक स्ट्रेट लाइन में वॉक कर पा रहे हैं, हम अगर सीधे खड़े रह पा रहे हैं, हम अगर एक बाइसिकल चला रहे हैं, तो वो सारे काम हम कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ सेरेबेलम, क्योंकि इसी का काम होता है हमारी बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखना, बॉडी के पोस्चर को मेंटेन रखना, ठीक है। सो इट कंट्रोल्स बॉडी मूवमेंट, बैलेंस एंड पोस्चर। अब जो पोन्स है हमारा, पोन्स का काम होता है रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना, क्योंकि पोन्स के अंदर एक सेंटर होता है जिसको हम न्यूमेटॉक्सिक या फिर शटडाउन सेंटर बोलते हैं, जिसका काम होता है रेस्पिरेटरी रिदम को कंट्रोल करना। तो ये हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। एंड इन मेड्यूला, मेड्यूला जो होता है हमारा, मेड्यूला मेन सेंटर होता है इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करने का, इनवॉलेंट्री एक्शंस, जैसे कि हमारी हार्ट बीट, हमारी ब्रीदिंग रेट, इसी के अंदर हमारा वॉमिटिंग सेंटर होता है, जो वॉमिट होती है कभी कभी, ठीक है। इसके अलावा कोई चीज़ स्वोलो करना, कफिंग, स्नीजिंग, ये सारी चीज़ें, जितने भी ये इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज होते हैं, इनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हमारा मेड्यूला करता है, ठीक है। अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है ब्रेन का, क्रेनियम एंड मेनिंजेस मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। ये जो ये दिखाई दे रहा है, ये हमारा सेरेब्रम होता है। इससे ऐसे दो हेमिस्फेयर्स होते हैं, ये आपको हाफ ब्रेन दिखाया हुआ है इस तरीके से कट करके, ठीक है। तो जैसा एक हेमिस्फेयर इधर की तरफ है, वैसा ही सेम एक हेमिस्फेयर इधर भी होता है, लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। दो हेमिस्फेयर्स प्रेजेंट होते हैं सेम ऐसे ही। तो ये हमारा सेरेब्रम है। उसके बाद यहाँ पे हमें ये हाइपोथैलेमस दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो पार्ट है इसको हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं। देन इसका बेस जो होता है यहाँ पे, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, हार्मोन सिक्रीट करने का काम करता है। अभी एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे इसको भी हम। देन यहाँ पे हमारे हाइंड ब्रेन के तीनों पार्ट्स हैं, पोन्स, मेड्यूला एंड सेरेबेलम। ये रहा सेरेबेलम। उसके बाद यही ब्रेन से हमारी स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है, ये दिखाई दे रही है ना, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है। ये हमारा मिड ब्रेन। कुछ इस तरीके से हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है। अब बात करते हैं हमारी स्पाइनल कॉर्ड की। तो जो स्पाइनल कॉर्ड है, अभी हमने देखा ब्रेन से निकल रही है, ठीक है, इस तरीके से ब्रेन से निकलती है।
और पूरी जो हमारी बैकबोन होती है, वर्टिब्री कॉलम जो होता है जिसको हम बैकबोन बोलते हैं, उसमें से निकली होती है ये, वो इसका प्रोटेक्शन का काम करती है जो बैकबोन होती है, तो हमारे ब्रेन से निकलती है एंड इट एक्सटेंड्स थ्रू द वर्टिब्री कॉलम। अब मैंने बताया था कि जो हमारी स्पाइनल कोड होती है उसमें से टोटल 31 पेयर्स निकलते हैं स्पाइनल नर्व के, जो कि पूरी बॉडी को स्पाइनल कोड से ज्वाइन करने का काम करती है। अब स्पाइनल कोड का काम क्या होता है, इसका काम है हमारे ब्रेन तक मैसेजेस को लेके आना। स्पाइनल कोड में मैसेज आएगा और वो ब्रेन को भेजेगी और ब्रेन से प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन को लेके आएगी। इट ऑल्सो कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शंस, रिफ्लेक्स एक्शन को भी कंट्रोल करने का ये काम करती है। तो अब हमने बार बार बोला रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन, तो अब हम देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है। तो हमारी बॉडी कुछ स्टिमुलस ऐसी होती हैं जिनके लिए बॉडी सडनली और अनकॉन्शियसली रिस्पोंड कर देती है। जैसे कि अभी मैंने बताया किसी गर्म ऑब्जेक्ट को हाथ लगना, अगर हमने किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया, कोई गर्म पैन था मान लो, उसको गलती से हमारा हाथ लगा, तो हमारा हाथ सडनली पीछे आ जाता है। ऐसा तो नहीं होता कि हम सोच रहे हैं अरे हाथ जल रहा है हटाऊं, चलो हटा ही लेते हैं, ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि अगर हमने किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया तो हमारा हाथ एकदम से पीछे आता है। तो वो जो रिस्पॉन्स था ये अनकॉन्शियस था, साथ ही साथ सडन रिस्पॉन्स था, हमने सोच के ये नहीं किया है। तो ऐसे ही रिस्पॉन्सेज को, ऐसे ही एक्शंस को हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। अब एक टर्म आती है रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है, कभी कभी कंफ्यूजन होती है ना, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, रिफ्लेक्स आर्क क्या है। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन का पाथवे होता है ना, जिस पाथवे को रिफ्लेक्स एक्शन फॉलो करता है उसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन इज द एक्शन जो कि एक सडन और अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स था, और रिफ्लेक्स आर्क जो होती है वो एक पाथवे है जिसको कि रिफ्लेक्स एक्शन फॉलो करता है, जैसे कि ये जो पाथवे है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये देखो इस स्ट्रक्चर में क्या है, ये हाथ ने गरम ऑब्जेक्ट को टच किया, ठीक है, गरम ऑब्जेक्ट को टच किया तो हाथ के अंदर क्या थे, स्किन है, स्किन में क्या है, टच के लिए रिसेप्टर्स हैं, तो इन्होंने उस टच को सेंस किया। तो यहाँ से जो सेंस हुआ वो सेंसरी न्यूरॉन की हेल्प से, सेंसरी न्यूरॉन से होते हुए देखो ये सिग्नल कहाँ जा रहा है, कि सिग्नल गया है स्पाइनल कोड तक, ठीक है। स्पाइनल कोड ने ये सिग्नल दिया हमारी रीले न्यूरॉन को, ये जो रीले न्यूरॉन है, रीले न्यूरॉन का काम क्या है, एक न्यूरॉन से सिग्नल लेके आगे पास करना। रीले रेस होती है ना, रीले रेस देखते हैं हम लोग, क्या होता है उसमें, एक पर्सन भागता है वो दूसरे को टच करता है, फिर दूसरा वाला भागता है वो तीसरे को करता है, ठीक है। तो उसी तरीके से रीले न्यूरॉन का काम क्या है, सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल लेके मोटर न्यूरॉन को पास करना, एक से सिग्नल लेके दूसरे को देना। तो सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल लेके आ रहा है जो कि रीले न्यूरॉन को मिलेगी, और यहाँ से इंफॉर्मेशन जाएगी मोटर न्यूरॉन के पास, और मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेके पहुंचेगी हमारी इफेक्टर तक, मसल तक, ये सिग्नल देगी कि भैया हाथ हटा लो, ठीक है। तो ये जो पाथवे चला हमारा, यानी कि ये सिग्नल सेंसरी न्यूरॉन से होते हुए गया रीले न्यूरॉन में, देन हमारी मोटर न्यूरॉन में, और फिर ये सिग्नल कहाँ आया, इफेक्टर तक। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। तो भी क्लियर है रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क में क्या डिफरेंस होता है, कंफ्यूजन नहीं होगा अब, है ना। अब हम आगे चलते हैं। तो एनिमल्स के अंदर हमने बात की कि जो नर्वस सिस्टम है कोऑर्डिनेशन का काम करता है, सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है, लेकिन प्लांट्स के अंदर तो ब्रेन नहीं है ना, प्लांट्स के अंदर तो ब्रेन नहीं है। तो प्लांट्स के अंदर ये कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होता है, कोऑर्डिनेशन तो वहाँ पे भी है, कब ये ग्रोथ हो रही है, कब ग्रोथ रुकनी है, किस सीजन में फ्लावरिंग होनी है, कहाँ पे कब फ्लावरिंग नहीं होनी है, कौन सी लीव्स शेड करनी है, ये सारे काम तो वहाँ पे भी हो रहे हैं ना। तो कोऑर्डिनेशन तो वहाँ भी है, लेकिन वहाँ पे नर्वस सिस्टम नहीं होता है, बट वहाँ पे कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्लांट हार्मोन्स या फिर फाइटो हार्मोन्स, जिनका काम होता है प्लांट के अंदर कोऑर्डिनेशन मेंटेन करवा के रखना। तो प्लांट की अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग साइट्स में ये जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं ये बनते हैं। तो टोटल 5 तरह के हमारे जो बेसिक प्लांट हार्मोन्स होते हैं वो होते हैं, विच आर ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन, ये हमारे प्लांट हार्मोन्स होते हैं 5। तो जो हमारा ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन, ये तीनों जो हैं ये ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन होते हैं। ये जो 3 हार्मोन्स हमारे हैं इनको हम ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन बोलते हैं, और जो ये इथाइलिन भी आता है इसमें, और जो हमारा एब्सिसिक एसिड होता है ये ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन होता है, ये ग्रोथ को रोकने का काम करता है।
तो जो हमारा ऑक्सिन है, ऑक्सिन किस में हेल्प करता है? ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल के एलोंगेशन में हेल्प करता है और ग्रोथ में, यानी कि जो प्लांट की हाइट में जो ग्रोथ होती है, प्लांट जो ग्रो करेगा वो ऑक्सिन की हेल्प से ही ग्रो करता है, ऑक्सिन हार्मोन की प्रेजेंस की वजह से ही ग्रो करता है। सेकेंड वन इज जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो है इसका काम है स्टेम और ब्रांचेस की ग्रोथ कराना, प्लांट की जो स्टेम है, ब्रांचेस है, उसको ग्रो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जिब्रेलिन। देन साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सेल डिवीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स। इसके अलावा एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है लीफ एब्सिशन के लिए, यानी कि पत्ती के टूट के गिरने के लिए। ठीक है, मैंने बताया ना ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन होता है, तो जो एब्सिसिक एसिड है इसका काम क्या है? ग्रोथ को रोकना, सीड जर्मिनेशन को भी रोकना। ठीक है, सीड को जर्मिनेट होने से भी रोकता है ये एब्सिसिक एसिड। जब तक एब्सिसिक एसिड सीड के अंदर प्रेजेंट होगा, सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इट इनहिबिट्स ग्रोथ एंड अफेक्ट्स विल्टिंग ऑफ लीव्स। इसके अलावा जो हमारा इथाइलिन है, इसको हेल्प करता है ये फ्लावरिंग में, साथ ही साथ फ्रूट की राइपनिंग में। हम बोलते हैं ना इथाइलिन गैस यूज करके जो है बनानास को राइप किया जाता है। ठीक है, तो वो इसीलिए क्योंकि जो इथाइलिन है इसका काम होता है फ्लावरिंग इंड्यूस करवाना प्लांट के अंदर, और साथ ही साथ फ्रूट्स को राइप कराने का काम करता है ये। तो ये तो थे हमारे प्लांट हॉर्मोन्स। अब अगली चीज आ जाती है मूवमेंट इन प्लांट, क्योंकि मूवमेंट तो होती है प्लांट में, मसल्स नहीं है, स्केलेटल सिस्टम नहीं है, स्टिल मूवमेंट होती है। तो हमारा प्लांट दो तरीके की मूवमेंट शो करता है। एक होती है ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट हो रही है क्योंकि प्लांट ग्रो कर रहा है, तो हमें मूवमेंट दिखाई दे रही है। मान लो स्टेम जो है वो इस डायरेक्शन में बढ़ती जा रही है, शूट, तो हमें क्या दिख रहा है कि प्लांट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन वो तो ग्रो कर रहा है जिसकी वजह से हमें मूवमेंट दिखाई दे रही है। एंड द सेकेंड वन इज ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, जहाँ पे ग्रोथ का कोई रोल नहीं होता फिर भी प्लांट मूवमेंट कर रहा है। जैसे कि जो एक मिमोसा प्लांट होता है ना, छुई मुई जिसको हम बोलते हैं, टच मी नोट, अगर उसकी लीफ को टच करें हम तो वो मुरझा जाती है, बंद हो जाती है, तो वो होता है ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। तो दो तरीके के जो टेक्निकल टर्म्स हम यूज करते हैं, फर्स्ट वन इज ट्रॉपिकल मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट जो कि होती है हमारी, इनको हम ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट बोलते हैं। तो ये जो हमारी ट्रॉपिक मूवमेंट है ये ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट होती है, क्योंकि मूवमेंट हो रही है बिकॉज ऑफ ग्रोथ। और जो हमारी ये नेस्टिक मूवमेंट है इसको ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ का रोल नहीं होता है। ठीक है, प्लांट मूव कर रहा है स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में, बट ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट होता है। तो पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होगा, प्लांट जो है स्टिमुलस की तरफ या फिर स्टिमुलस से दूर मूव करेगा, लेकिन वो मूवमेंट होगी ग्रोथ की वजह से। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्लांट है वो स्टिमुलस की वजह से ग्रो कर रहा है, या तो उस स्टिमुलस की तरफ या फिर उस स्टिमुलस से दूर, जिसको हम ट्रॉपिकल मूवमेंट बोलते हैं। तो जो ट्रॉपिक मूवमेंट होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसे कि फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म एंड हाइड्रोट्रॉपिज्म। मतलब क्या है, फोटो यानी कि लाइट, मतलब लाइट के रिस्पॉन्स में जो प्लांट मूवमेंट शो कर रहा है उसको फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। जियोट्रॉपिज्म यानी कि ग्रेविटी, ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में जो मूवमेंट है जियोट्रॉपिज्म। किसी केमिकल की रिस्पॉन्स में, केमिकल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में प्लांट जो मूवमेंट कर रहा है उसको कीमोट्रॉपिज्म बोलेंगे। और अगर वाटर के रिस्पॉन्स में प्लांट मूवमेंट कर रहा है तो उसको हम हाइड्रोट्रॉपिज्म बोलते हैं। तो एक एक करके इन सबको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज फोटोट्रॉपिज्म। लाइट के रिस्पॉन्स में जब कभी भी प्लांट मूव करेगा उसको हम फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। हम क्या देखते हैं कि जिस भी तरफ से लाइट आ रही होती है, प्लांट को जिधर से लाइट मिलती है, शूट जो होती है प्लांट की वो उसी तरफ ज़्यादा ग्रो करती है। ठीक है, तो जो शूट होती है प्लांट की वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होती है। इस डायग्राम में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक क्लोज्ड रूम में एक हमने प्लांट रखा, एक ही डायरेक्शन थी जहाँ से कि लाइट रूम में एंटर कर रही थी। तो जो शूट है ये देखो इस तरफ बेंड हो गई है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो शूट है हमारी प्लांट की वो बेंड हो गई इसकी डायरेक्शन में, सनलाइट की डायरेक्शन में, क्योंकि जो इसकी शूट है ये कैसी है, ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है। ठीक है, ये क्या है, ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है, क्योंकि उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है स्टिमुलस की डायरेक्शन में। बट जो रूट है ये मूव कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि जो रूट होती है ये नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है।
लाइट के उल्टे डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है। तो ये तो होता है हमारा फोटोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में प्लांट मूव कर रहा है तो उसको हम जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। जैसे कि डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ रूट। रूट क्या करती है, हमेशा ग्रेविटी की तरफ, ग्रेविटी जमीन में ज्यादा है ना, जमीन के अगर सेंटर में जाएंगे, अर्थ के सेंटर में, तो ग्रेविटी बढ़ती है, तो रूट भी हमारी क्या करती है, ग्रेविटी की तरफ मूव करती है, यानी कि द रूट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। लेकिन जो शूट है वो उल्टी डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है ग्रेविटी से, क्योंकि शूट क्या है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है, ठीक है। तो इफ इट इज अवे फ्रॉम द ग्रेविटी इट इज नोन एज नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, जैसे कि अपवर्ड मूवमेंट ऑफ शूट। नेक्स्ट वन इज कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म जब एक केमिकल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में कोई भी प्लांट मूव करता है। यहाँ पे एग्जांपल आ जाता है हमारा पोलन ट्यूब का। जब कभी भी पोलन ग्रेन स्टिग्मा के सरफेस पे लैंड करता है तो वहाँ पे वो लैंड करने के बाद एक पोलन ट्यूब बनाता है, जिसकी हेल्प से जो मेल गैमीट है वो ट्रैवल करके फीमेल गैमीट यानी कि ओव्यूल तक पहुंचता है। तो वो केमिकल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में मूवमेंट कर रहा होता है, उसको हम कीमोट्रॉपिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म वाटर के रिस्पॉन्स में मूवमेंट होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी क्या होता है, जो रूट होती है वो पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होती है, क्योंकि रूट हमेशा कहाँ मूव करती है, जहाँ पानी होता है। जहाँ पे ऊपर ऊपर रूट है, अगर उसको पानी नहीं मिल रहा है तो वो और डीपली पेनिट्रेट कर जाएगी सॉइल के अंदर ताकि उसको पानी मिल सके, क्योंकि वो पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉफिक होती है। सो इट इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू वाटर। तो एग्जाम्पल क्या है, मूवमेंट ऑफ रूट टूवर्ड्स वाटर। सभी इंपॉर्टेंट है ये, विद एग्जाम्पल्स आप लोग इसको याद रखना, जितने भी ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं उनको। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेस्टिक मूवमेंट। मैंने क्या बोला था, दैट नेस्टिक मूवमेंट इज ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। हमने ट्रॉपिक मूवमेंट में देखा कि जो मूवमेंट हो रही थी वो इधर इट वाज टुवर्ड्स द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। लेकिन यहाँ पे नेस्टिक मूवमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता है कि स्टिमुलस की तरफ या फिर स्टिमुलस से दूर मूवमेंट होगी। स्टिमुलस की वजह से मूवमेंट हो रही है, जो कि ग्रोथ भी नहीं है, वहाँ पे पानी की मूवमेंट की वजह से मूवमेंट हो रही है। यानी कि इधर क्या होगा, जैसे कि हमें टच मी नॉट प्लांट में देखने को मिलता है कि लीव्स जो है वो फोल्ड हो जाती है, ठीक है। क्या होता है, जो लीव्स है वो फोल्ड हो जाती हैं इमीडिएटली जैसे ही हम उसको टच करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन लीव्स के अंदर से पानी की मूवमेंट होती है। पानी बाहर मूव करेगा तो वो लीव श्रिंक हो जाएंगी, पानी वापस से लीव्स में मूव कर जाएगा तो वो स्वेल होके खुल जाएंगी। ये चीज़ होती है वहाँ पे। तो इसको हम नेस्टिक मूवमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है, किसी डायरेक्शन में नहीं हो रही है, ये अपने आप में हो रही है, क्योंकि हमने उसको टच किया, उसको एक स्टिमुलस मिली है, और ना ही स्टिमुलस की तरफ या फिर स्टिमुलस से दूर होती है ये मूवमेंट, ठीक है। तो इसको हम नेस्टिक मूवमेंट बोलते हैं। अब वापस से हम लोग आ जाते हैं एनिमल्स पे। तो एनिमल्स में मैंने दो सिस्टम्स बताए थे, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम हम लोगों ने देखा। अब बात आ जाती है एंडोक्राइन सिस्टम की। सो एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में ये भी हेल्प करता है। एंडोक्राइन सिस्टम में आते हैं हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि हार्मोन सिक्रीट करते हैं। बॉडी में हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड भी होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड का काम होता है हार्मोन सिक्रीट करना। अब हार्मोन्स क्या हैं, हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स। कुछ केमिकल मैसेंजर्स होते हैं विच आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट्स, छोटी छोटी अमाउंट में प्रोड्यूस किया जाता है, और उन हार्मोन्स को रिलीज कर देते हैं ग्लैंड ब्लड के अंदर। अब वो हार्मोन ब्लड में घूमते 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 पहुंच जाते हैं हमारे टारगेट ऑर्गन तक, यानी कि जिस ऑर्गन के लिए वो हार्मोन निकला था ग्लैंड से, वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर घूमता हुआ पहुंच जाएगा उसी टारगेट ऑर्गन तक, ठीक है। तो इसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हॉर्मोन्स हमारी बॉडी की अलग अलग एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड होते कौन से हैं, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, टेस्टिस एंड ओवरी। ये कुछ ग्लैंड्स हैं जो कि हमारी बॉडी के एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। तो अब एग्जाम्पल क्या आ जाता है, फर्स्ट वन इज जब कभी भी हम लोग इमरजेंसी कंडीशन को फेस करते हैं, यानी कि अगर हम डरे हुए हैं या हमें गुस्सा आ रहा है, तो हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन सिक्रीट होता है विच इज़
एड्रेनलिन, जो कि एड्रीनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं पिरामिड शेप्ड एड्रीनल ग्लैंड, उन एड्रीनल ग्लैंड से एक हार्मोन सिक्रीट होता है विच इज एड्रेनलिन। तो ये एड्रेनलिन क्या करता है, ये इमरजेंसी कंडीशन में सिक्रीट होता है। इमरजेंसी कंडीशन में जनरली क्या होता है, हमारी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, ये चीज़ें होती हैं, ये चेंजेस आते हैं बॉडी में, क्योंकि एड्रेनलिन क्या करता है, ये ब्लड की हेल्प से सिग्नल देता है हमारे हार्ट को, हमारे रिब की मसल्स को और हमारे डायफ्राम को, जिससे कि क्या होता है, हमारा ब्रीदिंग रेट जो है वो बढ़ जाता है, ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की जा सके मसल्स को। ब्रीदिंग रेट बढ़ेगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी में आएगी और हमारी मसल्स को भी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, या तो उस सिचुएशन से फाइट करने के लिए या फिर उस सिचुएशन से भागने के लिए, क्योंकि हम दो ही काम कर सकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आई है तो या तो हम अपने एनिमी से फाइट करेंगे या फिर उस सिचुएशन से भाग जाएंगे, ठीक है। तो दोनों में क्या चाहिए, मसल्स को काम करना पड़ेगा, दोनों में ही मसल्स को ऑक्सीजन चाहिए। तो इसीलिए एड्रेनलिन क्या करेगा, हमारी ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देगा ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई मिल सके, किसको, मसल्स को, सो दैट हम उस सिचुएशन से फाइट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट इज आयोडीन। तो अब हमारा जो थायराइड ग्लैंड होता है वहाँ से एक हार्मोन बनता है विच इज़ थायरोक्सिन, ठीक है। थायराइड ग्लैंड हमारा जो होता है, यहाँ पे बटरफ्लाई ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं, ये थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। इस थायरोक्सिन का काम होता है हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, जो हमारी बॉडी की बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है उसको रेगुलेट करना, ठीक है। तो ये जो थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड हार्मोन जो है थायरोक्सिन, ये क्या करेगा, ये कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, यानी कि जो मेजर हमारे कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, उसके मेटाबॉलिज्म को ये कंट्रोल करता है, प्रॉपर उसके मेटाबॉलिज्म को रखता है, सो दैट बॉडी की ग्रोथ अच्छे से हो सके, प्रॉपर ग्रोथ हो सके, ठीक है। अगर जो हमारी डाइट है, अगर वो आयोडीन में डेफिशिएंट है, यानी कि अगर हम प्रॉपर आयोडीन हमारे खाने में नहीं ले रहे हैं, हमारी डाइट में नहीं ले रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें एक डिजीज़ हो सकती है जिसको हम गॉइटर बोलते हैं, जिसमें जो थ्रोट होता है हमारा, ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये स्वेल हो जाता है, जिसकी वजह से थ्रोट जो है यहाँ से फूल जाता है, ठीक है, उसको गॉइटर बोलते हैं। नेक्स्ट इज ग्रोथ हार्मोन। तो जो ग्रोथ हार्मोन है वो सिक्रीट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, अभी मैंने दिखाया था ब्रेन के अंदर स्ट्रक्चर, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड बताया था मैंने। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसका काम होता है ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करना, ठीक है। अब अगर ग्रोथ हार्मोन बॉडी में कम बन रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, बॉडी ग्रो नहीं कर पाएगी, हाइट छोटी रह जाएगी, जिस कंडीशन को हम ड्वार्फिज्म बोलते हैं, ठीक है। अगर ग्रोथ हार्मोन बॉडी में कम बन रहा है तो जो बॉडी है उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती, जिस कंडीशन को हम ड्वार्फिज्म बोलते हैं। और अगर ये हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा बनने लग जाए बॉडी में ग्रोथ हार्मोन, तो बॉडी खली जैसी हो जाती है, ठीक है, बहुत लंबी हाइट हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिस कंडीशन को हम गिगेंटिज्म बोलते हैं। किस वजह से है ये, ग्रोथ हार्मोन के ज़्यादा बनने की वजह से, एक्सेस में ग्रोथ हार्मोन के प्रेजेंट होने की वजह से, जिसको हम गिगेंटिज्म बोलते हैं। अब हम बात करते हैं अगला हार्मोन विच इज इंसुलिन। तो जो इंसुलिन है, हमने सुना है ना आजकल डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते हैं, है ना। तो इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन होता है जिसका काम होता है हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज लेवल होता है, हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है या फिर ग्लूकोज का जो लेवल है उसको कम रखना। वो बॉडी की सेल्स को सिग्नल देता है कि भाई ब्लड में से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लो, जिससे कि ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहता है। लेकिन अगर बॉडी के अंदर ये इंसुलिन बनना कम हो जाएगा तो सेल्स को सिग्नल नहीं मिलेगा ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने के लिए, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर शुगर ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा, उसी को हम डायबिटीज़ होना बोलते हैं। तो जो हमारी पैनक्रियाज है वो ही इस इंसुलिन हार्मोन को बनाती हैं, जो कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। अब अगर इंसुलिन नहीं बनेगा तो उसकी वजह से जो ब्लड का शुगर लेवल है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस कंडीशन को हम डायबिटीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो डायबिटीज़ में क्या किया जाता है, डायबिटीज़ के लिए पर्सन जो है इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते हैं, सो दैट ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखा जा सके। नेक्स्ट इज टेस्टिस। तो जो टेस्टिस हैं मेल में प्रेजेंट होते हैं, मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है क्या, टेस्टिस। अब जो टेस्टिस है वहाँ से सिक्रीट होता है एक मेल सेक्स हार्मोन विच इज टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन। इस टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है, मेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट कराना। प्यूबर्टी की वजह से जितने भी चेंजेस आते हैं बॉडी में उसके लिए टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही साथ स्पर्म प्रोडक्शन के लिए भी, जो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म होता है वो भी इसी टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। साथ ही साथ जो चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है।
और इसी तरीके से फीमेल्स के अंदर एक सेक्स हार्मोन होता है विच इज़ एस्ट्रोजन, जो कि सिक्रीट होता है फीमेल्स के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज ओवरी से। तो जो ओवरी है फीमेल में वो एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करती है, जिसका काम क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करना, ओव्यूलेशन करवाना, ठीक है। और दूसरी चीज़, जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं प्यूबर्टी के बाद जो जो चेंजेस आते हैं फीमेल की बॉडी में, उन सबको कंट्रोल करना। तो अगर डायग्राम देखें कुछ इस तरीके से, ये हमारा पीनियल ग्लैंड है, ठीक है। यहाँ पे ये भी एक, इसको हम मास्टर बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ बॉडी बोलते हैं। इसका काम होता है हमारी बॉडी में जो 24 आवर साइकिल चल रही होती है ना, स्लीप वेक रिदम जो चल रही होती है, उसको कंट्रोल करके रखना, क्योंकि रात के टाइम हमें नींद आती है, सुबह आने के बाद नींद आनी बंद हो जाती है। तो पीनियल ग्लैंड का काम होता है हमारी बॉडी की जो साइकिल चल रही है 24 आवर्स की, उसको एक्सटर्नल क्लूज से जोड़ के रखना, सिंक्रोनाइज करना, ठीक है, सिंक में रखना उसको। पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने बताया अभी, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं बॉडी का। क्यों बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये ही सिग्नल देता है बाकी के सारे ग्लैंड्स को हार्मोन सिक्रीट करने के लिए। जब तक इस ग्लैंड से सिग्नल नहीं मिलेगा बाकी के ग्लैंड्स को, तब तक कोई भी ग्लैंड काम नहीं करेगा, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी बोला जाता है। देन हमारा थायराइड ग्लैंड है, थायराइड हार्मोन सिक्रीट करता है। इसके पीछे इस तरीके से पैराथायराइड ग्लैंड होता है जो कि एक पैराथायराइड हार्मोन सिक्रीट करता है। एड्रीनल ग्लैंड, ये देखो किडनी के ऊपर ये प्रेजेंट है ना, पिरामिड शेप ग्लैंड, ठीक है। देन हमारी ये पेनक्रियाज, जो कि पेनक्रिएटिक जूस भी सिक्रीट करती है लेकिन साथ में हार्मोन्स भी सिक्रीट करती है लाइक इंसुलिन। और ओवरीज इन केस ऑफ फीमेल यहाँ पे, ठीक है, एंड टेस्टिस इन केस ऑफ मेल। तो ये कुछ हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है। So that's it for today. Thank you.